जय हिंद साथियों, मैं अमित सिंह तोमर अमित लाइव एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों हमने क्लास 10th की एनसीईआरटी पूरी ख़त्म कर ली है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम एनसीईआरटी साइंस की एमसीक्यू की मदद से क्लास 11th की एनसीईआरटी करेंगे दोस्तों। तो इसमें पहला चैप्टर है जीव जगत। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहना, और सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर देना बेल आइकॉन को प्रेस करके, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ऊपर के आई बटन में दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट दे दी है क्लास 11 की एनसीईआरटी की, वो क्लास 10 तक के एनसीईआरटी के साइंस के एमसीक्यू के सारे वीडियो आप देख लेना दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है दोस्तों जीव जगत। तो इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है खेसर या खच्चर, सेकंड है बंद कामगार मधुमक्खियाँ, थर्ड है अनुबर मानव युगल। उपयुक्त में से कौन से जीव जनन नहीं करता या करते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1 और 2 जनन नहीं करता। ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों 2 और 3 जनन नहीं करता। ऑप्शन सी दिया गया है केवल 3 जनन नहीं, और ऑप्शन डी है दोस्तों 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 ये जनन नहीं करते। तो दोस्तों 1 पहला, सेकंड और थर्ड ये तीनों जनन नहीं कर। अब दोस्तों हम डिटेल से समझेंगे, इसको डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। तो उपयुक्त जीवों में से खेसर या खच्चर, बंद कामगार मधुमक्खियाँ और अनुवर मानव युगल तीनों जनन नहीं करते, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अब दोस्तों इसी में देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन है कि जैविक उपापचयी क्रियाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मानव शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं जैविक उपापचयी क्रियाएं हैं। सेकंड है किसी भी निर्जीव में ये क्रियाएं नहीं होती। थर्ड है जैविक उपापचयी क्रियाओं को जीव के शरीर से बाहर परक नली में भी कराया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन से सत्य हैं? तो देखते हैं दोस्तों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 क्या है दोस्तों सत्य है। अर्थात मानव शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं जैविक उपापचयी क्रियाएं। सेकंड है दोस्तों किसी भी निर्जीव में ये क्रियाएं नहीं होती हैं। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। तो डिटेल है दोस्तों इसका कि सभी जीव रसायनों से बने होते हैं और उनमें होने वाली रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। मानव शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं भी जैविक उपापचयी क्रियाएं हैं, अतः कथन 1 सही है। किसी भी निर्जीव में ये क्रियाएं नहीं होती, अतः कथन दूसरा भी सही है। और जीव के शरीर से बाहर परक नली में की गई उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं है, यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं, अतः कथन तीसरा क्या है दोस्तों गलत है। अब दोस्तों इसी में थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि जीवों के वैज्ञानिक नाम की पद्धति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN में दिया गया। सेकेंड है दोस्तों जीवों के वैज्ञानिक नाम की द्विपद नाम पद्धति कैरोलस लीनियस द्वारा सुझाई गई है। थर्ड है दोस्तों द्वीप नाम पद्धति में पहला शब्द जाति संकेत पद होता है, जबकि दूसरा शब्द वंश नाम होता है। तो उपयुक्त में से कौन से सत्य है आपको बताना। ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1 और 2 सत्य, ऑप्शन बी दिया गया है केवल 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, और ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सत्य। केवल 2 सत्य क्या देखते हैं दोस्तों? तो केवल दूसरा जीवों के वैज्ञानिक नाम की द्वीपनाम पद्धति कैरोलस लीनियस द्वारा सुझाई गई है। अब डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। तो डिटेल ये है दोस्तों कि पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN में दिया गया है, जबकि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN में प्राणियों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार दिया गया था। कथन 1 गलत है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि जीवों के वैज्ञानिक नाम को द्विपद नाम पद्धति कैरोलस लीनियस द्वारा सुझाई गई। इसके अनुसार प्रत्येक नाम के 2 घटक वंश नाम और जाति संकेत पद होते हैं। इसमें द्विपद नाम पद्धति में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। अतः कथन दूसरा सही है, परंतु तीसरा गलत है। नाम पद्धति के कुछ अन्य सार्वजनिक नियम इस प्रकार हैं।
पहला है दोस्तों ये नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं, जो छपाई के समय तिरछे अक्षरों में लिखे रहते हैं, जबकि हाथ से लिखते समय दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि पहले अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर लिखा जाता है। उल्लेखनीय है कि जाति संकेत पद के बाद नाम के अंत में संक्षेप में लेखक का नाम लिखा जाता है। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ग की पदानुक्रम अर्थात टेक्सोनोमिक हियरार्ची के अंतर्गत आने वाले वंश अर्थात जिन्स उपवर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। पहला दिया गया है दोस्तों कि प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं। सेकंड है दोस्तों शेर, चीता तथा बिल्ली तीनों एक ही वंश के अंतर्गत आते हैं। तो नीचे दिए प्रयोग का कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका दोस्तों डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन ए केवल एक सत्य है दोस्तों। तो एक क्या पॉइंट सत्य है कि प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं। डिटेल देखते हैं दोस्तों। तो डिटेल ये है दोस्तों, वर्ग की संवर्गों अर्थात टेक्सोनोमी कैटेगरी का वर्ग की पदानुक्रम। तो दोस्तों यहाँ पे अभी नेट नहीं है, इसका ये हमको इमेज नहीं दिख रही। तो दोस्तों फिर हम डिटेल और देख लेते हैं कि उपयुक्त वर्ग की पदानुक्रम में नीचे से ऊपर जाने पर जाति के बाद वंश आता है, अतः प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक स्पीसीज अथवा जाति संकेत पद हो सकते हैं। अतः कथन वंश सही है। शेर, चीता तथा बिल्ली तीनों एक ही कुल यानी फैमिली के अंतर्गत आते हैं, ना कि वंश के। शेर और चीते का वंश एक है परंतु बिल्ली का अलग है, अतः कथन दूसरा गलत। उल्लेखनीय है कि जैसे जैसे हम स्पीसीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं वैसे वैसे समान गुणों में कमी आती है, अर्थात सबसे नीचे के संवर्ग के सदस्यों में सबसे अधिक गुण समान होते हैं और समान होंगे। अब दोस्तों इसी में देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों हावड़ा, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है नागपुर और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, अर्थात नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों ऑप्शन बी लखनऊ में। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। तो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में अवस्थित है। उल्लेखनीय है कि नेशनल बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में स्थित है। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर कीजिए। सूची 1 और सूची 1 में अर्थात टेबल 1 में सामान्य नाम दिए गए और टेबल 2 में दोस्तों जैविक और या वैज्ञानिक नाम दिए गए। तो दोस्तों मानव के सामने लिखा होमोसेपियन, घरेलू मक्खी के सामने लिखा मस्का डोमेस्टिका, सी के सामने आम के सामने मेंजीफेरा इंडिका और डी के सामने गेहूं अर्थात टिटिकम एइस्टम लिखा। तो ABCD के सामने क्या आएगा बताइए दोस्तों। तो ABCD के सामने दोस्तों 1 2 3 4 अर्थात जो जिसके सामने लिखा वो सही लिखा है। अर्थात दोस्तों क्या देखते हैं कि मानव के सामने होमोसेपियंस आएगा, घरेलू के सामने मस्का डोमेस्टिका आएगा, आम के सामने मैग्नीफेरा इंडिका मेंजीफेरा और गेहूं के सामने टिटिकम एइस्टम आएगा। अब डिटेल देख लेते हैं दोस्तों कि उपयुक्त सूची का सही सुमेलन इस प्रकार है। सामान्य और जैविक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है, आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका और गेहूं का वैज्ञानिक नाम टिटिकम एइस्टिबम है। कुछ सामान्य और वैज्ञानिक नाम इस प्रकार है दोस्तों, देखते हैं। तो आलू जो है सामान्य नाम है, आलू का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों सोलेनम ट्यूबिरोसम। शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो, चीते का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पार्डस, बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथर टिग्रिस। अब दोस्तों इसी में अगले चैप्टर पे आते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है दोस्तों वो है सेकंड जीव जगत का वर्गीकरण। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति R.H. विटेकर द्वारा प्रस्तावित की गई। सेकंड पॉइंट है दोस्तों 5 जगत वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी का हरित पादपों जैसे स्वापोषी के बीच विभेद नहीं किया गया।
थर्ड है दोस्तों 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल को एक ही समूह में रखा गया। फोर्थ है दोस्तों 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो आपको दोस्तों सही क्वेश्चन का मतलब जो भी स्टेटमेंट सही है ना उस पर दोस्तों आप टिक कर दो। मतलब जो भी स्टेटमेंट सही है उसको बताइए कि पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा सही है कि 1 और 2 सही है कि 2 और 3 सही है कि 1 2 3 तीनों सही है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन डी 1 2 3 4 चारों सही है। अर्थात क्या है दोस्तों, चारों को देखते हैं कि यह जो पद्धति 5 जगत वर्गीकरण पद्धति जो है दोस्तों R.H. व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित की। सेकेंड है दोस्तों 5 जगत वर्गीकरण कवकों जैसे परपोषी का हरित पादपों जैसे स्वापोषी के बीच विभेद नहीं किया गया। 5 जगत वर्गीकरण थर्ड है दोस्तों 5 जगत वर्गीकरण प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल को एक ही समूह में रखा गया। फोर्थ है दोस्तों 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया। अब दोस्तों डिटेल को देख लेते हैं। तो डिटेल ये है कि दोस्तों उपयुक्त सभी कथन सही है। पूर्व की द्वि जगत पद्धति में यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक एक कोशिक और बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी अर्थात हरित शैवाल और प्रकाश संश्लेषी अर्थात कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। इन्हीं समस्याओं के निवारण हेतु R.H. व्हिटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तावित की गई। 5 जगत वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी का हरित पादपों जैसे स्वापोषी के बीच विभेद नहीं किया गया। इसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल को एक ही समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के अनुसार एक कोशी जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया है। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को संक्षिप्त रूप से इस प्रकार, तो दोस्तों इसमें तो नहीं है अभी इमेज में। तो दोस्तों आगे बढ़ते सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दोस्तों स्टेटमेंट है कि कवकों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की जबकि हरित पादपों की काइटिन की बनी होती है। सेकंड है दोस्तों स्टेटमेंट कि पादप जगत के सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। थर्ड स्टेटमेंट है दोस्तों कि पैरामीशियम और अमीबा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो उपयुक्त में से कौन से सही है ये आपको बताना है कि 1 और 2 सही है कि 2 और 3 सही है कि 1 2 तीनों सही है या 1 और 2 सही है। तो बताइए दोस्तों क्या सही जवाब है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो इसका सही जवाब है दोस्तों केवल 2 और 3 सत्य है। केवल 2 और 3 दोस्तों स्टेटमेंट फिर से पढ़ लेते हैं कि पादप जगत के सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और थर्ड है दोस्तों कि पैरामीशियम और अमीबा में कोशिका भित्ति की अनुपस्थित होती है। अब दोस्तों डिटेल को देख लेते हैं। तो डिटेल इसकी ये है कि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की जबकि हरित पादपों की सेल्यूलोज की बनी होती है। अतः कथन फर्स्ट गलत है। पादप जगत के सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अतः कथन दूसरा सही है। फिर है दोस्तों पैरामीशियम और अमीबा जो कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अतः कथन तीसरा भी सही है। फिर लास्ट है दोस्तों उल्लेखनीय है कि इस जगत की कुछ कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है वहीं कुछ में नहीं। उदाहरण के लिए इसी जगत के क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों कि बैक्टीरिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि आद्य बैक्टीरिया और अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक समान होती है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि मेथेनोजेन आद्य बैक्टीरिया के उदाहरण है जो कि अनेक रूमिनेंट पशुओं की आंत में पाए जाते हैं। फोर्थ है दोस्तों नो स्टॉक और एनाबीना नामक बैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन से सही है? केवल 1 2 और 3 सही है कि केवल 1 3 4 सही है कि 1 और 4 सही है कि 1 2 3 4 सही है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1 3 4 सही है। 1 3 4 दोस्तों देख लेते क्या है कि सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते।
फिर थर्ड पॉइंट है दोस्तों, मेथेनोजेन आदि बैक्टीरिया के उदाहरण है जो अनेक रूमिनेंट पशुओं के आंत में पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, नो स्टॉक और एनाबीना नामक बैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब दोस्तों डिटेल को देख लेते हैं। तो डिटेल है दोस्तों कि सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, अतः कथन बंद सही है। आद्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना और अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना से भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है, अतः कथन दूसरा गलत है। मेथेनोजेन आद्य बैक्टीरिया के उदाहरण है जो अनेक रूमिनेंट पशुओं के आंत में पाए जाते हैं और उनके गोबर से मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं, अतः कथन तीसरा सही है। फिर लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि नो स्टॉक तथा एनाबीना नामक बैक्टीरिया पर्यावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, अतः कथन फोर्थ भी सही है। उल्लेखनीय है कि लेग्यूम पादप की जड़ों में उपस्थित बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ये बैक्टीरिया परपोषी होते हैं। अब दोस्तों इसी में हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया गया नील हरित शैवाल को, ऑप्शन बी दिया गया आद्य बैक्टीरिया को, ऑप्शन सी दिया गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया। तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन है नील हरित शैवाल को क्या कहते हैं दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया भी बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। अब डिटेल को देख लेते हैं दोस्तों। तो डिटेल है नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रकाश संश्लेषी स्वापोषी होते हैं। अब दोस्तों इसी में 5th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5th क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है बैक्टीरिया लैंगिक प्रजनन करने में सक्षम है। सेकंड है दोस्तों कि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। थर्ड है दोस्तों कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती हैं। तो दोस्तों उपयुक्त में से कौन से सही है ये बताइए। ऑप्शन ए दिया गया केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 2 और 3 सही, और ऑप्शन डी है दोस्तों 1, 2 और 3 तीनों, अर्थात तीनों सही है। तो दोस्तों फिर से इसको एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। 1, 2, 3 सही है। तो बैक्टीरिया फर्स्ट है दोस्तों, बैक्टीरिया लैंगिक प्रजनन करने में सक्षम है। सेकेंड है माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। थर्ड है दोस्तों कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती हैं। डिटेल को दोस्तों देख लेते हैं। तो डिटेल ये है दोस्तों कि उपयुक्त तीनों कथन सही है। बैक्टीरिया सामान्यतः कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थिति में ये बीजाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं जिसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में दूसरे डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। फिर दोस्तों इसमें लास्ट पॉइंट है कि माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया वंश के ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती हैं। अब दोस्तों इसी में 6th क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रोटिस्टा जगत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत सभी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक को रखा गया। सेकेंड है दोस्तों कि प्राथमिक रूप से इस जगत के प्रोटिस्टा जगत के सदस्य जलीय होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। ऑप्शन ए दिया गया केवल 1 सही है, ऑप्शन बी दिया गया केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दिया गया 1 और 2 सही है, और ऑप्शन डी दिया गया ना तो 1 ना तो 2 सही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब बता देता हूँ। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। अर्थात क्या है दोस्तों कि इसके अंतर्गत अर्थात प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सभी एक कोशिक यूकेरियोटिक को रखा गया। और सेकेंड है दोस्तों प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा जगत के सदस्य जलीय होते हैं। अब डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। तो डिटेल ये है दोस्तों कि उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सभी एक कोशिक यूकेरियोटिक को रखा गया, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं है। यूकेरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिकाओं में एक सुसंगठित केंद्रक तथा अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकाएं पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों लास्ट पॉइंट कि प्राथमिक रूप से इस जगत के अर्थात प्रोटिस्टा जगत के सदस्य जलीय होते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कसाभ और पश्चिमाभ भी पाए जाते हैं। ये अलैंगिक और कोशिका संलयन तथा युग्मनज यानी कि जाइगोट बनने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते 7th नंबर के क्वेश्चन पे आते। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में दोस्तों टेबल 1 में नाम दिया गया और सूची 2 में दोस्तों टेबल 2 में विशेषता दी गई है। तो ए पे दिया गया है दोस्तों क्राइसोफाइट, उसके सामने पहला पॉइंट दिया गया है कि इसके विशेषता दी गई है कि इसके अंतर्गत डाइटम और सुनहरे शैवाल आते हैं। बी दिया गया है डाइनोफ्लैजिलेट, उसके सामने सेकंड दिया गया है कि इसके अंतर्गत आने वाले जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। सी दिया गया है दोस्तों कि अब पंख कवक, उसके सामने थर्ड पॉइंट दिया गया है कि ये सभी परपोषी होते हैं। डी दिया गया है दोस्तों प्रोटोजोआ, उसके सामने फोर्थ पॉइंट दिया गया है कि ये मृतपोषी प्रोटिस्टा होते हैं। तो ABCD के सामने क्या आएगा दोस्तों, बताइए इसका सही उत्तर। तो जो इसका सही उत्तर है 1 2 3 4, अर्थात जो जिसके सामने लिखा है वो सही लिखा है। अर्थात ए के सामने 1, बी के सामने 2, है ना। कि क्रायोसाइट की विशेषता क्या है कि इसके अंतर्गत डाइटम और सुनहरे शैवाल आते हैं। फिर है दोस्तों बी के सामने डाइनोफ्लैजिलेट की विशेषता क्या है कि डाइनोफ्लैजिट के अंतर्गत आने वाले जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। सी के सामने अब पंख कवक, दोस्तों ये सभी अब पंख कवक जो होते हैं दोस्तों ये सभी परपोषी होते हैं। और प्रोटोजोआ दोस्तों, ये प्रोटोजोआ मृतपोषी प्रोटिस्टा होते हैं। अब दोस्तों डिटेल को देख लेते हैं हम। तो डिटेल ये है दोस्तों कि उपयुक्त सूची का सही सुमेलन इस प्रकार। क्रायोसाइट के अंतर्गत डाइटम और सुनहरे शैवाल आते हैं। ये स्वच्छ जल और मतलब क्रायोसाइट जो है दोस्तों, क्राइसोफाइट जो है दोस्तों, ये स्वच्छ जल और लवणी अर्थात समुद्री पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं क्राइसोफाइट। फिर है दोस्तों डाइनोफ्लैजिलेट, इसके अंतर्गत डाइनोफ्लैजिलेट के अंतर्गत आने वाले जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और अब पंख कवक के अंतर्गत जो जीव आते हैं ये मृतोपयोगी प्रोटिस्टा होते हैं। अब पंख कवक ये सड़ती हुई वनस्पतियों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं दोस्तों, ये सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं और परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। अब दोस्तों उल्लेखनीय है कि क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, अब पंख कवक, युगलिनॉइड तथा प्रोटोजोआ सभी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। युगलिनॉइड अधिकांशतः स्वच्छ और स्थिर जल में पाए जाते हैं। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन निद्रालु व्याधि नामक बीमारी का कारक है। ऑप्शन ए दिया गया है ट्रिपनोसोमा, ऑप्शन बी दिया गया है एंटअमीबा, ऑप्शन सी दिया गया है पैरामीजियम और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई। तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए ट्रिपनोसोमा, अर्थात निद्रालु व्याधि नामक बीमारी का कारक है ट्रिपनोसोमा। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों कि परजीवी कसावी प्रोटोजोआ बीमारी के कारक हैं। ट्रिपनोसोमा भी परजीवी कसावी प्रोटोजोआ का उदाहरण है। यह निद्रालु व्याधि नामक बीमारी का कारक है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। उल्लेखनीय है कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबी प्रोटोजोआ, कसावी प्रोटोजोआ, पक्षमाभी प्रोटोजोआ तथा स्पोरोजोआ आते हैं। विकल्प में दिए गए एंटअमीबा अमीबी प्रोटोजोआ का, जबकि पैरामीजियम पक्षमाभी प्रोटोजोआ के उदाहरण है। अब दोस्तों इसी में 9th नंबर का क्वेश्चन आता है कि कवक या फंजाई जगत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार किए। पहला पॉइंट है दोस्तों, पहला स्टेटमेंट, रोटी व संतरे का सड़ना फंजाई के कारण होता, फंजाई अर्थात कवक के कारण होता। सेकंड है दोस्तों कि सामान्य छत्रक अर्थात मशरूम और कुकुरमुत्ता अर्थात टोड स्टूल फंजाई अर्थात कवक के उदाहरण है। उपयुक्त में से कौन से सही है कि ऑप्शन ए दिया गया कि केवल एक सही है, ऑप्शन बी दिया गया है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दिया गया है कि 1 और 2 सही है, और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों ना तो 1 और ना तो 2 सही है। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अर्थात क्या है दोस्तों, 1 और 2 को देख के लगा लेते हैं, फिर से दोस्तों पढ़ लेते ताकि याद हो। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट 2, रोटी व संतरे का सड़ना फंजाई के कारण होता है।
सेकेंड है दोस्तों कि सामान्य छत्रक मशरूम अर्थात मशरूम और कुकुरमुत्ता अर्थात टोड स्टूल फंजाई के उदाहरण है। डिटेल को दोस्तों देख लेते हैं। तो डिटेल ये है दोस्तों कि उपयुक्त दोनों कथन सही है। रोटी व संतरे के सड़ने के लिए फंजाई उत्तरदायी है। सामान्य छत्रक अर्थात मशरूम और कुकुरमुत्ता अर्थात टोड स्टूल भी फंजाई के उदाहरण है। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है ईस्ट, तो इसका उपयोग ब्रेड व बियर के उत्पादन में होता है दोस्तों। सेकंड लिखा है दोस्तों कि पिक्सीनिया, उसके सामने लिखा है कि इसके कारण गेहूं में कीट रोग होता है। थर्ड है दोस्तों पेनिसिलियम, उसके सामने लिखा है कि इसका उपयोग प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक के निर्माण में किया जाता है। तो उपयुक्त में से कौन से सही है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया गया है केवल एक सही, ऑप्शन बी है दोस्तों कि 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी है 2 और 3 सही है, और ऑप्शन डी है दोस्तों 1 2 3 तीनों सही। तो बताइए क्या है इसका सही जवाब? तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी 1 2 और 3 तीनों सही, अर्थात तीनों चीज़ें जो उनके सामने जो भी जोड़ा लिखा है दोस्तों वह सही है। अर्थात ईस्ट जो है दोस्तों, ईस्ट का उपयोग ब्रेड व बियर के उत्पादन में होता है ना। क्या है दोस्तों कि ईस्ट का उपयोग कहाँ होता है? ब्रेड व बियर के उत्पादन में होता है। तो ये चीज़ सही है दोस्तों, इसको कर ले। पिक्सीनिया के कारण गेहूं में कीट रोग होता है, और पेनिसिलियम का उपयोग प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक के निर्माण में किया जाता है। डिटेल को देखते हैं दोस्तों। तो डिटेल यही है दोस्तों कि उपयुक्त सभी सही सुमेलित हैं युग्म। ईस्ट, पिक्सीनिया तथा पेनिसिलियम तीनों ही कवक फंजाई के उदाहरण है। कवक का मतलब क्या दोस्तों? फंजाई भी कहते हैं कवक को, है ना। तो ईस्ट का उपयोग ब्रेड व बियर के निर्माण के लिए किया जाता है। गेहूं में कीट रोग या किट्टू रोग के लिए पिक्सीनिया उत्तरदायी कवक है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि पेनिसिलियम से प्रतिजैविक का निर्माण होता है। अब दोस्तों इसी में देखते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन कि फंजाई दोस्तों अर्थात कवक जगत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों कि फंजाई अर्थात कवक तंतुमयी है, लेकिन ईस्ट जो एक कोशिका है इसका अपवाद है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों फंजाई अर्थात कवक की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। थर्ड है दोस्तों फंजाई अर्थात कवक जगत में मृत जीवी, परजीवी तथा सहजीवी तीनों गुण प्रदर्शित होते हैं। तो उपयुक्त में से कौन से सही है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दिया गया है 1 2 3 तीनों सही, और ऑप्शन डी भी दिया गया है 1 2 3 सही है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। तो दोस्तों फर्स्ट क्या है इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट है दोस्तों, फर्स्ट और थर्ड सही है। फर्स्ट का क्या? फंजाई अर्थात कवक तंतुमयी है, लेकिन ईस्ट जो एक कोशिका है इसका अपवाद है। थर्ड पॉइंट है कि फंजाई अर्थात कवक जगत में मृत जीवी, परजीवी तथा सहजीवी तीनों गुण प्रदर्शित होते हैं। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं, डिटेल देख लेते हैं कि फंजाई तंतुमयी है। ये लंबी फंजाई का क्या मतलब दोस्तों? कवक तंतुमयी है, ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचना होती है। कवक तंतु के जाल को कवक जाल अर्थात माइसीलियम कहते हैं। ईस्ट जो कि फंजाई के अंतर्गत ही आता है इसका अपवाद है, अतः कथन फर्स्ट सही है। फंजाई की कोशिका भित्ति फंजाई अर्थात कवक की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज अनुपस्थित होता है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, अतः कथन दूसरा गलत है। अधिकांश फंजाई परपोषित होते हैं, वे मृत बस्ट्रेट्स से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं, अतः इन्हें मृत जीवी कहते हैं। कुछ फंजाई अर्थात कवक सजीव पौधों पर निर्भर करते हैं जो परजीवी कहलाते हैं। कुछ फंजाई अर्थात कवक शैवाल तथा लाइकेन और उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसे फंजाई सहजीवी, फंजाई अर्थात कवक सहजीवी कहलाते हैं, अतः कथन तीसरा भी सही है। उल्लेखनीय है कि फंजाई अर्थात कवक जगत में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों ही होते हैं। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 12th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों फाइकोमाइसिटीज, सेकेंड है दोस्तों एस्कोमाइसिटीज, और थर्ड है दोस्तों बेसिडियोमाइसिटीज।
फोर्थ है दोस्तों ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो उपयुक्त में से कौन से फंजाई अर्थात कवक जगत के भाग है? ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी दिया गया है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी दिया गया है 1 और 4 और ऑप्शन डी दिया गया है 1, 2, 3, 4। तो जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, 4 देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज ये दोस्तों फंजाई अर्थात कवक जगत के भाग हैं चारों। अब डिटेल को देख लेते हैं दोस्तों। तो डिटेल ये है दोस्तों कि उपयुक्त सभी फंजाई अर्थात कवक जगत के भाग हैं। कवक जाल की आकारिक विचाणु बनन तथा फलन कार्य अर्थात फ्रूटिंग बॉडीज बनाने की विधि फंजाई जगत के उपयुक्त वर्गीकरण का आधार है। फाइकोमाइसीटीज जलीय आवासों, सड़ी गली लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अभिकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। एस्कोमाइसीटीज को सामान्यतः थैली फंजाई अर्थात कवक भी कहते हैं, थैली कवक भी कहते हैं या फिर थैली फंजाई भी कहते हैं एस्कोमाइसीटीज को। ये एस्कोमाइसीटीज एक कोशिक अर्थात जैसे ईस्ट के साथ बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम भी होते हैं, है ना। अब दोस्तों ये मृतजीवी एस्कोमाइसीटीज क्या मृतजीवी अपकटक परजीवी अथवा समलरागी अर्थात पशु विष्ठा पर उगने वाले होते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज के अंतर्गत अब तक ज्ञात सामान्य प्रकार मशरूम, ब्रेक्ट फंजाई अथवा पफ बॉल आते हैं। ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष की ढूंढों पर और सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं जैसे किट तथा कंड अर्थात स्मट। ड्यूटेरोमाइसीटीज को प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक व्यवस्था ही हो पाई है। अब दोस्तों 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 क्वेश्चन है दोस्तों कि पादप जगत के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों कि पादप जगत के अंतर्गत ऐसे यूकेरियोटिक आते हैं जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। सेकंड है दोस्तों कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो उपयुक्त में से बताना है दोस्तों कि कौन सा सही जवाब है। ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी दिया गया है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों कि 1 और 2 दोनों सही है और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों ना तो 1 और ना तो 2 सही है। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों क्या है दोस्तों देख लेते हैं कि पादप जगत के अंतर्गत ऐसे यूकेरियोटिक आते हैं जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। सेकंड है दोस्तों पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। डिटेल को देख लेते हैं दोस्तों। तो उपयुक्त दोनों कथन सही है। पादप जगत में ऐसे जीव आते हैं जो यूकेरियोटिक हैं और जिनमें एक क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ऐसे जीव पादप कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। अब है दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ब्लेडर बर्ड फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड है वीनस फ्लाईट्रैप, थर्ड है दोस्तों कस्ककुटा अर्थात अमरवेल। उपयुक्त में से कौन से जो है दोस्तों कीट भक्षी हैं आपको बताना। ऑप्शन ए दिया गया है 1 और 2, ऑप्शन बी दिया गया है 2 और 3, ऑप्शन सी दिया गया है 1 और 3 और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों 1, 2, 3। तो बताइए दोस्तों क्या सही जवाब। तो ऑप्शन ए केवल 1 और 2 क्या है दोस्तों सही है। अर्थात दोस्तों पादपों से कौन से कीट भक्षी पादपों में कौन से, तो ब्लेडर बर्ड दोस्तों पादप अर्थात पौधा जो पेड़ है दोस्तों पौधा है, ये ब्लेडर बर्ड पौधा जो है ये भी कीट भक्षी। और दोस्तों वीनस फ्लाईट्रैप ये भी कीट भक्षी, वीनस फ्लाईट्रैप पौधा या पेड़ जो भी बोल लो आप, है ना, तो कीट भक्षी। डिटेल को देख लेते हैं दोस्तों। तो डिटेल यही है दोस्तों कि उपयुक्त पादपों में से ब्लेडर बर्ड और वीनस फ्लाईट्रैप कीट भक्षी पौधे, जबकि किस्कूटा अमरवेल परजीवी का उदाहरण है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो जंतु जगत के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों स्टेटमेंट कि जंतु जगत के अंतर्गत विषमपोषी यूकेरियोटिक आते हैं जो बहुकोशिक होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है दोस्तों कि जंतु जगत के अंतर्गत
कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती। थर्ड है दोस्तों कि जंतु जगत के प्राणी भोजन का ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। उपयुक्त में से कौन से सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है केवल एक सही है, ऑप्शन बी दिया गया है कि 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी दिया गया है कि 1 और 3 सही, और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों कि 1 2 3 तीनों सही है। तो जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 1 और 3 सही है। 1 और 3 दोस्तों फिर से टिक कर लेते हैं दोस्तों ताकि हमें याद हो जाए कि इसके अंतर्गत अर्थात जंतु जगत के अंतर्गत विषमपोषी यूकेरियोटिक आते हैं जो बहुकोशिक होते हैं। थर्ड है कि दोस्तों कि जंतु जगत के प्राणी भोजन का ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। डिटेल को दोस्तों देख लेते हैं। तो डिटेल यही है दोस्तों कि जंतु जगत के प्राणी विषमपोषी यूकेरियोटिक हैं जो बहुकोशिक होते हैं, अतः कथन फर्स्ट सही है। फिर है दोस्तों कि इस जंतु जगत के जीवों में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, अतः कथन दूसरा गलत है। फिर है दोस्तों कि जंतु जगत के प्राणी अपने भोजन को एक आंतरिक ग्रहिका में पचाते हैं तथा उसका ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं, अतः कथन तीसरा सही है। अब है दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि वायरस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, पहला स्टेटमेंट है दोस्तों कि RH विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में वायरस अनुपस्थित है। सेकंड है दोस्तों कि यह अकोशिक जीव है। वायरस क्या है दोस्तों? अकोशिक जीव है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि वायरस कोशिका को संक्रमित करके उसका उपयोग अपनी प्रतिलिपि बनाने में करते हैं तथा उस कोशिका को मार देते हैं। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि वायरस आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं वायरस में। अब दोस्तों इनमें से बताने कि कौन से स्टेटमेंट सही है। दोस्तों मैं डायरेक्ट बता देता हूँ 1 2 3 और 4, अर्थात चारों स्टेटमेंट जो है दोस्तों ये सही। अर्थात वायरस जो होते हैं दोस्तों पहला है दोस्तों, सेकेंड थर्ड फोर्थ सही है कि RH विटेकर के भी 5 जगत वर्गीकरण में वायरस अनुपस्थित है। सेकेंड है दोस्तों कि यहाँ एक कोशिक जीव है, वायरस एक कोशिक जीव है, यह भी सही। और थर्ड है दोस्तों कि ये अर्थात वायरस कोशिका को संक्रमित, वायरस क्या होता है दोस्तों? विषाणु वायरस विषाणु कोशिका को संक्रमित करके उसका उपयोग अपनी प्रतिलिपि बनाने में करते हैं तथा उस कोशिका को मार देते हैं। फोर्थ है दोस्तों कि वायरस अर्थात विषाणु आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है वायरस में। डिटेल को दोस्तों देखते हैं। तो उपयुक्त सभी कथन सही है। RH विटेकर द्वारा सुझाए गए 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिक जीवों का उल्लेख नहीं किया गया। वायरस, विरोइड और लाइकेन इन्हीं एक कोशिक जीवों के उदाहरण हैं। वायरस अर्थात विषाणु की संरचना रवेदार होती है। एक बार जब वायरस किसी कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब उसकी मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं तथा उस कोशिका को मार देते हैं। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, वायरस अर्थात विषाणु में प्रोटीन और आनुवांशिक पदार्थ दोनों उपस्थित होते हैं। ये वायरस जो होता है दोस्तों आनुवांशिक पदार्थ RNA अथवा DNA हो सकता है। किसी भी वायरस में RNA अथवा DNA एक साथ नहीं होते। वायरस केंद्रक प्रोटीन अर्थात न्यूक्लियो प्रोटीन और इसका आनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वायरस अर्थात विषाणु के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों कि प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA अथवा DNA, जबकि सभी जंतु वायरस में सदैव दोहरी लड़ी अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA अथवा DNA होता है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि बैक्टीरिया अथवा जीवाणु भोजी प्रायः दोहरी लड़ी वाले DNA वायरस होते हैं। तो उपयुक्त में से आपको बताना है कि कौन से सही। ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी दिया गया है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दिया गया है 1 और 2 दोनों सही, और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों ना तो 1 और ना तो 2 सही है। तो बताइए दोस्तों क्या है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी केवल 2 सही है। ऑप्शन बी दोस्तों केवल 2 क्या है सही देख लेते हैं दोस्तों कि बैक्टीरिया का मतलब क्या है दोस्तों? जीवाणु अथवा जीवाणु भोजी प्रायः दोहरी लड़ी वाले DNA वायरस होते हैं। वायरस अर्थात विषाणु होते हैं। अब डिटेल में देखते हैं दोस्तों
कि प्रायः सभी पादप वायरस में अर्थात विषाणु में एक लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है, जबकि सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। अतः कथन फर्स्ट गलत है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि बैक्टीरियल वायरस अर्थात विषाणु अथवा जीवाणु भोजी जैसे कि बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, प्रायः दोहरी लड़ी वाले डीएनए होते हैं। अतः कथन दूसरा सही है। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते 18 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि विरोइड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि विरोइड जो होते हैं वायरस से कुछ बड़े होते हैं। सेकेंड है दोस्तों वायरस के विपरीत विरोइड प्रोटीन आवरण का अभाव होता है विरोइड में। थर्ड है दोस्तों कि इसमें अर्थात विरोइड आरएनए उपस्थित होता है विरोइड में। तो इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है दोस्तों कि 1 और 2 सही है कि 2 और 3 सही है कि 1 2 3 तीनों सही है कि ना तो 1 ना तो 2 सही है। तो बताइए दोस्तों क्या है सही जवाब। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, स्टेटमेंट सेकेंड और थर्ड सही है। तो सेकेंड और थर्ड दोस्तों देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट है कि वायरस अर्थात विषाणु के विपरीत इसमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। वायरस में दोस्तों प्रोटीन आवरण का अभाव होता है वायरस के विपरीत। किसमें दोस्तों? तो किसमें? विरोइड में। क्या है दोस्तों? विरोइड से समझना कि विरोइड में क्या होता है दोस्तों, वायरस विषाणु के विपरीत प्रोटीन का आवरण का अभाव होता है। और थर्ड है दोस्तों कि विरोइड में आरएनए उपस्थित होता है। अब डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। तो डिटेल यही है दोस्तों कि विरोइड की खोज टी.ओ. डाइनर द्वारा की गई है। यह वायरस से छोटा होता है विरोइड। यह पोटैटो अर्थात विरोइड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग का कारक है। अतः कथन फर्स्ट गलत है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों वायरस के विपरीत अर्थात वायरस के विपरीत विरोइड प्रोटीन आवरण उपस्थित होता है विरोइड में, जबकि आरएनए उपस्थित होता है विरोइड में। अतः कथन दूसरा और तीसरा सही है। अब है दोस्तों 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लाइकेन, शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास का उदाहरण है लाइकेन जो है। इनके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कवक शैवाल के लिए भोजन संश्लेषित करता है, जबकि शैवाल कवक को आश्रय देने और उसके लिए खनिज तथा जल के अवशोषण करने का कार्य करता है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि ये प्रदूषण लाइकेन, शैवाल तथा कवक, तो दोस्तों लाइकेन, शैवाल तथा कवक प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं दोस्तों। तो बताइए दोस्तों क्या सही जवाब है कि ऑप्शन ए दिया गया है 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दिया गया 1 और 2 दोनों सही है, और ऑप्शन डी दिया गया ना तो 1 ना तो 2 सही है। तो बताओ दोस्तों क्या है सही जवाब। तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। अर्थात दोस्तों क्या है कि लाइकेन, शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास का उदाहरण। तो लाइकेन, शैवाल जो है दोस्तों ये प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक है। यहाँ से डिटेल को देखते हैं दोस्तों। तो डिटेल यही है दोस्तों कि लाइकेन, शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास का उदाहरण है। इसका शैवाल घटक शैवालांश और कवक का घटक माइकोबायंट यानी कि कवकांश कहलाता है, जो क्रमशः स्वपोषी अर्थात ऑटोट्रोपिक और परपोषी अर्थात हेट्रोट्रोपिक होते हैं। शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है, जबकि कवक शैवाल को आश्रय देने और उसके लिए खनिज तथा जल के अवशोषण करने का कार्य करता है। अर्थात कथन फर्स्ट गलत। लास्ट पॉइंट है दोस्तों चूंकि लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं, अतः ये प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक है। अतः कथन दूसरा सही है। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड नंबर का चैप्टर है दोस्तों वनस्पति जगत 11th क्लास का। तो दोस्तों इसको भी देख लेते हैं क्या है चैप्टर में। वनस्पति जगत का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि शैवाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि शैवाल में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, परंतु यह प्रकाश संश्लेषण में सक्षम है। तो आपको दोस्तों सही गलत बताना है
कि कौन से स्टेटमेंट सही है, सही स्टेटमेंट बताएं। सेकंड है दोस्तों कि पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवालों द्वारा स्थिर किया जाता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि शैवाल की कुछ प्रजातियों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। तो उपयुक्त में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए दिया गया है केवल एक सही है, ऑप्शन बी दिया गया है कि केवल 1 और 3 सही, ऑप्शन सी है दोस्तों 2 और 3 सही है, और ऑप्शन डी दिया गया है 1 2 3 तीनों सही है। तो जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 को दोस्तों देख लेते हैं फिर से कि पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवालों द्वारा स्थिर किया जाता है। थर्ड है दोस्तों कि शैवाल की कुछ प्रजातियों का उपयोग भोजन के रूप में किया जा सकता है। डिटेल को दोस्तों देख लेते हैं। तो डिटेल यही है दोस्तों कि शैवाल क्लोरोफिल युक्त थैलोइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय अलवड़ी और समुद्री जल दोनों, अर्थात जलीय इसको बोलते हैं दोस्तों, अलवड़ी और समुद्री जल दोनों जीव हैं। ये प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होते हैं शैवाल। अतः कथन फर्स्ट गलत है। आकार में शैवाल सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले एक कोशिक क्लेमाइडोमोनास से लेकर विशाल कायकल्प तक होते हैं। ये कायिक अर्थात शैवाल कायिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन करते हैं। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक हैं। शैवाल जो है ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक हैं। अतः कथन दूसरा सही है। कथन तीसरा भी सही है क्योंकि शैवाल की कुछ प्रजातियों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगासम की बहुत सी प्रजातियां शैवाल का उदाहरण है। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम एवं जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला और स्पिरुलाइना एक कोशिक हैं। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनका उपयोग भोजन के रूप में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किया जाता है। किसका दोस्तों? क्लोरेला का उपयोग और स्पिरुलाइना। अब दोस्तों आगे बढ़ते सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्न के युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों हरे शैवाल, उसके सामने लिखा है क्लोरोफाइसी। सेकंड है दोस्तों लाल शैवाल, उसके सामने लिखा है दोस्तों फियोफाइसी। थर्ड है दोस्तों भूरे शैवाल, उसके सामने लिखा है रोडोफाइसी। तो उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित हैं तो आपको चुनना है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों कि केवल एक सही, ऑप्शन बी दिया गया है केवल 2 सही, ऑप्शन सी 1 और 2 सही, और ऑप्शन डी है दोस्तों 1 2 3 तीनों सही हैं। तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए केवल 1 सही है। तो दोस्तों टिक कर देता हूं आपको कि हरे शैवाल जिसके सामने लिखा है क्लोरोफाइसी, तो ये जो युग्म है ये सही बना है। डिटेल को देख लेते हैं दोस्तों। तो डिटेल यही है दोस्तों कि शैवाल को मुख्यतः 3 भागों क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फ्रियोफाइसी में विभक्त किया जाता है। क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आने वाले सदस्यों को प्रायः हरे शैवाल कहते हैं। रोडोफाइसी लाल शैवाल होते हैं। इनका लाल रंग आरफाइको एरिथ्रिन नामक लाल वर्णक के कारण होता है। इनकी बहुलता, रोडोफाइसी की बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों फियोफाइसी भूरे शैवाल है जो मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं कि ब्रायोफाइट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि ब्रायोफाइट जो है भूमि पर जीवित रह सकते हैं परंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि ब्रायोफाइट वास्तविक मूल, तना अथवा पत्तियां नहीं होती ब्रायोफाइट में। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि ब्रायोफाइट युग्मकोभिद यानी कि गैमेटोफाइट नाम से भी जाने जाते हैं। फोर्थ है दोस्तों कि ब्रायोफाइट का उपयोग सहजीवी पदार्थों के स्थानांतरण के समय उनकी पैकिंग में किया जाता है क्योंकि इनमें पानी रोकने की क्षमता अधिक होती। तो उपयुक्त में से बताइए दोस्तों कौन सा सही है। ऑप्शन ए दिया गया मान लो दोस्तों 1 2,
ऑप्शन बी मान लो कि 2 3, ऑप्शन डी मान लो 1 2 3 और ऑप्शन सी मान लो दोस्तों 1 2 3 4। तो बताइए दोस्तों क्या सही जवाब है। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 अर्थात चारों सही है। अर्थात ब्रायोफाइटा जो है दोस्तों ये भूमि पर जीवित रह सकते हैं परंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। फिर है दोस्तों कि ब्रायोफाइट वास्तविक मूल तना अथवा पत्तियां नहीं होती ब्रायोफाइटा में। थर्ड है दोस्तों कि ब्रायोफाइट जो होते युग्मकों भी अर्थात गेमेटोफाइट नाम से भी जाने जाते हैं। फोर्थ है दोस्तों कि ब्रायोफाइट का उपयोग सजीव पदार्थों के स्थानांतरण के समय उनकी पैकिंग में किया जाता है क्योंकि ब्रायोफाइट पानी रोकने की क्षमता अधिक होती है ब्रायोफाइट। अब डिटेल को देख लेते हैं दोस्तों कि उपयुक्त सभी कथन सही है। ब्रायोफाइट के अंतर्गत विभिन्न मॉस और लीवरवर्ट आते हैं। ब्रायोफाइट भूमि पर जीवित रह सकते परंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं, इसलिए ब्रायोफाइट पादप जगत का जलचर भी कहा जाता है ब्रायोफाइट को। फिर है दोस्तों कि ब्रायोफाइट का वास्तविक मूल तना अथवा पत्तियों का अभाव होता है। ब्रायोफाइट में क्या होता है दोस्तों, ना तो जड़ होती है, ना तना होता और ना ही पत्तियां होती। फिर थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि ब्रायोफाइट मुख्य काय अर्थात मेन प्लांट बॉडी अगुणित अर्थात हैप्लॉइड होती है और ये युग्मक अर्थात गैमेटे उत्पन्न करते हैं ब्रायोफाइट, इसलिए ब्रायोफाइट को युग्मोक भी अर्थात गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। फिर दोस्तों इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि ब्रायोफाइट का उपयोग सजीव पदार्थों के स्थानांतरण के समय उनकी पैकिंग में सजीव पदार्थों की पैकिंग में किया जाता है क्योंकि ब्रायोफाइट पानी रोकने की क्षमता अधिक होती है ब्रायोफाइट में। फिर है दोस्तों लास्ट पॉइंट है कि सेकंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि उल्लेखनीय है कि ब्रायोफाइट का आर्थिक महत्व बहुत कम है। इनमें स्पेगनम ब्रायोफाइट में स्पेगनम की कुछ स्पीसीज से पीट प्राप्त होता है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि मॉस मृदा अपक्षरण को रोकते हैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं जिस कारण वर्षा की बौछारें मृदा को हानि नहीं पहुंचा पाती हैं। लाइकेन के साथ मॉस भी सर्वप्रथम चट्टानों पर उगने वाले सजीवों में सम्मिलित है। अब दोस्तों इसी में फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों कि टेरिडोफाइट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइट सर्वप्रथम स्थल पर उगने वाले संवहन उत्तक युक्त पौधे हैं। सही बताइए दोस्तों क्या सही है। सेकेंड है दोस्तों कि टेरिडोफाइट मुख्य पादप काय अर्थात प्लांट बॉडी स्पेरोफाइट होते हैं जिनमें वास्तविक मूल अर्थात वास्तविक जड़ तना और पत्तियां होती हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि टेरिडोफाइट सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है टेरिडोफाइट। तो उपयुक्त में से कौन से सही है, सही का जवाब देना आपको। ऑप्शन ए दिया गया है 1 और 2, ऑप्शन बी दिया गया है 2 और 3, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों 2 और 3 और ऑप्शन डी दिया गया है 1 2 3। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी 1 2 और 3। अर्थात दोस्तों फिर से देख लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट था दोस्तों विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइट सर्वप्रथम स्थल पर उगने वाले संवहन उत्तक युक्त पौधे हैं। सेकेंड है दोस्तों कि टेरिडोफाइट मुख्य पादप काय अर्थात प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होते हैं टेरिडोफाइट, जिनमें क्या होता है दोस्तों टेरिडोफाइट में वास्तविक मूल अर्थात वास्तविक जड़ तना और पत्तियां होती हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि टेरिडोफाइट सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व होता है टेरिडोफाइट का। डिटेल देखते हैं दोस्तों। तो डिटेल यही है दोस्तों कि उपयुक्त सभी कथन सही है। टेरिडोफाइट के अंतर्गत हॉर्स टेल और फन आते हैं। सामान्यतः टेरिडोफाइट ठंडे गीले और छायादार स्थानों एवं कुछ रेतीली मिट्टी में पाए जाते हैं। विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइट सर्वप्रथम स्थल पर उगने वाले संवहन उत्तक अर्थात जाइलम और फ्लोएम युक्त पौधे हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि टेरिडोफाइट मुख्य पादप काय अर्थात प्लांट बॉडी स्पेरोफाइट होते हैं, जिसमें वास्तविक टेरिडोफाइट में क्या होता है दोस्तों वास्तविक मूल अर्थात वास्तविक जड़ तना और पत्तियां होती हैं टेरिडोफाइट में। सेकेंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि टेरिडोफाइट जो है सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व होता है। फूल वाले अधिकांश फन का उपयोग सजाने में करते हैं तथा सजावटी पौधों के रूप में उगाते हैं।
अब दोस्तों इसी में 5th क्वेश्चन देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों कि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अर्थात ओव्यूलस निषेचन से पूर्व अनावृत होते हैं, जो निषेचन के बाद आवृत हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि जिम्नोस्पर्म मूल प्रायः मूसला होती, मूल अर्थात जड़ कैसी होती है दोस्तों, मूसला होती है। आपको सही कौन से दोस्तों गलत है, गलत आपको बताना है कि गलत कौन सा है। तो थर्ड है दोस्तों कि जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी और वायु को सहन कर सकती हैं। तो बताना है दोस्तों कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, अर्थात पहला स्टेटमेंट गलत है कि दूसरा, कि थर्ड स्टेटमेंट गलत, कि 1 और 2 स्टेटमेंट गलत है, कि 2 और 3 स्टेटमेंट गलत है, कि 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट गलत है। तो मैं आपको सही जवाब बता देता हूँ, केवल एक स्टेटमेंट गलत है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अर्थात जवाब क्या होगा दोस्तों, केवल एक सही होगा, क्योंकि उसने क्या पूछा है दोस्तों कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो गलत है, ये वाला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, गलत है ना। और जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सही है कि जिम्नोस्पर्म का जो दोस्तों जड़ मूल क्या है दोस्तों, जड़ प्राय कैसी होती, जिम्नोस्पर्म पौधों की जड़ें कैसी होती, मूसला होती हैं। और थर्ड था दोस्तों कि जिम्नोस्पर्म पत्तियां अधिक ताप, नमी और वायु को सहन कर सकती हैं। तो दोस्तों ये सेकंड और थर्ड सही है और फर्स्ट गलत है। तो हमको गलत वाला ढूंढना था, इसलिए इसका सही जवाब है केवल एक। डिटेल को दोस्तों देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जिनमें बीजांड अर्थात ओव्यूलस अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं, और ये निषेचन से पूर्व और निषेचन के बाद भी अनावृत ही रहते, अतः कथन फर्स्ट गलत है। उल्लेखनीय है कि जिम्नोस्पर्म में दोनों नर और मादा युग्मोकभिद ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की तरह स्वतंत्र नहीं होते। लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि जिम्नोस्पर्म की मूल अर्थात जड़ प्रायः मूसला होती है तथा जिम्नोस्पर्म की पत्तियां अधिक ताप, नमी और वायु को सहन कर सकती हैं, अतः कथन दूसरा और तीसरा सही है। अब दोस्तों इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म की जड़ों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको दोस्तों इसमें सही को चुनना है। सही क्या है, पहला पॉइंट है दोस्तों कवक के साथ सहयोग करने वाली जड़ें अर्थात जड़ें प्रवाल मूल है। सेकेंड है दोस्तों कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग करने वाली जड़ें कवक मूल है। तो उपयुक्त युग्म में से कौन से सही है आपको बताना। ऑप्शन ए दिया गया केवल एक सही, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, और ऑप्शन डी है दोस्तों ना तो 1 ना तो 2 सही है। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना तो 2 सही है। अर्थात क्या है दोस्तों कि दोनों गलत है ना। तो दोस्तों ध्यान में रखना दोनों गलत है। फिर से आपको दोस्तों बता देता हूँ, ये दोनों गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों पॉइंट गलत है। डिटेल को दोस्तों देख लेते हैं हम। तो डिटेल यही है दोस्तों कि उपयुक्त दोनों ही युग्म सही सुमेलित नहीं है। जिम्नोस्पर्म के कुछ जीन्स अर्थात वंश की जड़ें कवक के साथ सहयोग कर लेती हैं जो कवक मूल कहलाती, कवक मूल अर्थात कवक जड़ कहलाती, जैसे पाइनस हो गया एग्जाम्पल। कुछ अन्य छोटी विशिष्ट जड़ें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती हैं जो प्रवाल मूल कहलाती हैं, जैसे कि साइकेस हो गया। अब दोस्तों इसी में 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो 7th क्वेश्चन है दोस्तों कि एंजियोस्पर्म के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों कि एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप कहते हैं एंजियोस्पर्म को। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि एंजियोस्पर्म बीज फलों के भीतर होते हैं। थर्ड है दोस्तों कि एंजियोस्पर्म पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। और फोर्थ है दोस्तों कि द्विनिषेचन अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन इनका एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है। तो आपको दोस्तों बताना है कि इनमें से कौन सा सही है ना। एंजियोस्पर्म के संदर्भ में कौन से मतलब सही है, एंजियोस्पर्म के किस उपवर्ग को संदर्भित करती हैं। उपयुक्त विशेषताएं वनस्पति वर्ग के किस उपवर्ग को संदर्भित करती हैं। ऑप्शन ए दिया गया एंजियोस्पर्म का, ऑप्शन बी दिया गया टेरिडोफाइटा, ऑप्शन सी दिया गया ब्रायोफाइटा का, ऑप्शन डी दिया गया जिम्नोस्पर्म।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एंजियोस्पर्म को संदर्भित करती। अर्थात एंजियोस्पर्म में दोस्तों पुष्पी पादप कहते हैं, एंजियो है ना। एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं दोस्तों? पुष्पी पादप। अर्थात जितने भी आप दोस्तों पुष्प वाले पौधे देखते होंगे ये एंजियोस्पर्म है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि एंजियोस्पर्म बीज फलों के भीतर होते हैं। तो दोस्तों जो भी आप फल खाते हैं जिनमें भी बीज फलों के भीतर होते हैं ना, वो एंजियोस्पर्म ही है। जैसे कि दोस्तों मान लो सेब हो गया, है ना, जाम हो गया, आम हो गया, ये एंजियोस्पर्म के ही उदाहरण। फिर थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि एंजियोस्पर्म पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है ना। अब फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि द्विनिषेचन अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है। अब दोस्तों इसमें हम डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल ये है दोस्तों कि उपयुक्त विशेषताएं वनस्पति वर्ग के एंजियोस्पर्म उपवर्ग को संदर्भित करती हैं, अतः विकल्प ए सही है। जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं, परंतु एंजियोस्पर्म में पराग कण और बीजांड विशिष्ट रचना के भीतर विकसित होते हैं, जिन्हें पुष्प कहते हैं। एंजियोस्पर्म को पुष्पी पादप भी कहते हैं। इनमें बीज फलों के भीतर होते हैं, साथ ही ये पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। एंजियोस्पर्म में द्विनिषेचन होता है। द्विनिषेचन इस वर्ग का अद्वितीय गुण है। अब दोस्तों इसी में लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि पादपों में अगुणित अर्थात हैप्लोइड तथा द्विगुणित अर्थात डिप्लोइड कोशिकाएं माइटोसिस अर्थात मिटोसिस द्वारा विभाजित होती है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि किसी भी लैंगिक जनन करने वाले पौधों के जीवन चक्र के अगुणित युग्मोकभिद यानी कि गैमेटोफाइट बनाने वाले युग्मकों अर्थात गैमेटेस और द्विगुणित स्पोरोफाइट यानी कि डिप्लोइड स्पोरोफाइट बनाने वाले बीजाणु अर्थात स्पोर के बीच संतति या पीढ़ी एकांतर होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन से सही है। ऑप्शन ए दिया गया है केवल एक सही है, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों केवल दो सही है, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों कि एक और दो सही है, और ऑप्शन डी दिया गया है ना तो एक और ना तो दो सही है। तो बताइए दोस्तों क्या है सही जवाब। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। तो एक और दो दोनों क्या है दोस्तों कि पादपों में अगुणित अर्थात हैप्लोइड तथा द्विगुणित अर्थात डिप्लोइड कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभाजित होती हैं। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि किसी भी लैंगिक जनन करने वाले पौधों के जीवन चक्र को अगणित युग्मोकभिद अर्थात गैमेटोफाइट बनाने वाले युग्मकों अर्थात गैमेटस और द्विगुणित स्पोरोफाइट अर्थात डिप्लोइड स्पोरोफाइट बनाने वाले बीजाणु अर्थात स्पोर के बीच संतति या पीढ़ी एकांतर होता है। अब ये दोस्तों डिटेल को देख लेते हैं। तो दोस्तों उपयुक्त दोनों कथन सही है। पादपों अर्थात पौधों में अगुणित तथा द्विगुणित कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभाजित होती हैं। इसके कारण विभिन्न काय एक अगुणित और द्विगुणित बनते हैं। अगुणित पादप काय यानी कि प्लांट बॉडी माइटोसिस द्वारा युग्मक बनाते हैं। इनमें पादप काय युग्मोक्तभिद होता है। निषेचन के बाद युग्मनज भी माइटोसिस के द्वारा विभक्त होता है, जिसके कारण द्विगुणित स्पोरोफाइट पादप काय बनाता है। इस पादप काय में मियोसिस द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। यह अगुणित बीजाणु माइटोसिस विभाजन द्वारा पुनः अगुणित पादप काय बनाते हैं। इस प्रकार किसी भी लैंगिक जनन करने वाले पौधों के जीवन चक्र के अगुणित युग्मोकभिद बनाने वाले युग्मकों और द्विगुणित स्पोरोफाइट बनाने वाले बीजाणु के बीच संतति या पीढ़ी एकांतर होता है। उल्लेखनीय लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि उल्लेखनीय है कि माइटोसिस का अर्थ केंद्रक के विभाजन से है। यह समसूत्री विभाजन कहलाता है। मियोसिस केवल जनन कोशिका में होता है। इस प्रकार के विभाजन द्वारा पादपों में नर और मादा युग्मक और जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणु बनते हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना दोस्तों, हमने तीसरा चैप्टर भी दोस्तों ख़त्म कर लिया एमसीक्यू की मदद से। एनसीईआरटी का 11th क्लास का दोस्तों थर्ड चैप्टर वनस्पति जगत। तो दोस्तों अब हम अगली क्लास में दोस्तों 4th नंबर के चैप्टर से पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहना। अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर देना, ताकि सारे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।
तो दोस्तों ऊपर के आई बटन में मैंने प्लेलिस्ट दे दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों सारे वीडियो देख लेना। 6, 7, 8th, 9th और 10th तक की एनसीईआरटी पूरी मैंने दोस्तों एमसीक्यू की मदद से करा दी, तो उनको जाके दोस्तों लगा लेना, तो साइंस का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें कि हम 4th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।